स्वागत है आप सभी का पर्पल न्यूज़ चैनल में। मैं हूं निशा खन्ना। जैसे कि महिलाओं की हम बात करते हैं, हमारे समाज में महिलाओं को ज़्यादा मान सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन आज का जो समय है महिलाओं का नंबर 1 स्थान दे दिया गया है। हर चीज़ में महिलाएं हैं, जैसे कि महिलाएं डॉक्टर भी बन रही है और पायलट की बात करते हैं। हर चीज़ में अपनी महिलाएं अपनी अलग पहचान बना चुकी है। तो वहीं आज हम आपको एक ऐसी महिला से भी मिलवा देते हैं जिन्होंने सिरसा के अंदर भी नाम कमाया। जो इनका पिछला है, जो इनका मायका है, वहाँ भी इन्होंने नाम कमाया, तो वहीं सिरसा के अंदर भी इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना के रखी। तो वही आज मैं आपको मिलवा देती हूँ उस महिला से। सबसे पहले तो मैडम आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। मैम अपना पूरा परिचय दीजिए, कहाँ से हो और आप क्या करते हो? मेरा नाम डॉक्टर शील कौशिक जी। मेरा जन्म फरीदाबाद शहर में हुआ था और मैं यहाँ पर सन 1985 में जो स्वास्थ्य विभाग में एज ए बायोलॉजिस्ट यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई मेरी, तब यहाँ पर आई थी सिरसा में। तो मेरी बाकी सारी एजुकेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से है और या फरीदाबाद से है। तो मैडम आप एक साहित्यकार भी है, इसमें आपको किस तरह का इंटरेस्ट रहा? बैकस्पोर्ट आपको किसने दी साहित्यकार में? मेरे अंदर मुझे लगता है कि मेरे फादर जो थे उनका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव रहा, क्योंकि वो एक समाज सेवी थे और वो पत्र पत्रिकाओं में आलेख भी लिखते थे, आर्टिकल भी लिखते थे। तो उनका प्रभाव, उनके पल पल मैं साथ रहती थी, उनके साथ बैठ करके अखबार पढ़ती थी, उनका मेरे ऊपर प्रभाव रहा। मुझे लगता है कि बीज मेरे अंदर था और जब मुझे घर गृहस्थी और नौकरी और उसके काम से जब मुझे समय मिला, जब मैंने कुछ खाली वक्त मुझे महसूस हुआ उस समय, उसके बाद तब मैंने जो है लिखना शुरू किया। और सबसे पहले मैं कहानियाँ मैंने लिखी और महक रिश्तों की नाम से मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई। सबसे पहले कहानी की पुस्तक प्रकाशित हुई 2003 में। और मैं ये बता दूं कि जो मेरा जो लेखन शुरू हुआ वो सिरसा आकर के ही हुआ। सिरसा की यहाँ पर साहित्यिक राजधानी कहा जाता है सिरसा को, और यहाँ पर आकर के मेरा लेखन यहीं पर अंकुरित हुआ। मेरे अंदर बीज तो था लेकिन अंकुरन यहाँ पर हुआ और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। यहाँ के साहित्यकारों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। डॉक्टर जी चौधरी हैं, नाम लेना चाहूँगी, कुछ प्रोफेसर रूपदेव गुंजी हैं और श्रद्धेय पूर्ण मुदगिल जी अब हमारे बीच में नहीं है, उनका भी मेरे लेखन पर बहुत प्रभाव रहा। तो मैडम अब तक आपने टोटल कितनी पुस्तक लिखी? मैं अब तक 28 किताबों की रचना की है मैंने, और साहित्य की विविध विधाओं में, जैसे कहानी है, कविता, आलेख, समीक्षा, आलोचना, बाल साहित्य में मैं पिछले 4 सालों से लिख रही हूँ और काफ़ी अच्छा काम मैंने किया बाल साहित्य में, हर क्षेत्र में, चाहे कविता हो या कहानी हो। पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक राज्य से मैं पुरस्कृत भी हुई हूँ और वहाँ पर मैं गई भी हूँ और वहाँ पर रचनाएँ भी अपनी प्रकाशित हुई हैं मेरी। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आज मेरा नाम है, मुझे बहुत गर्व है अपने ऊपर। और इसी कड़ी में कि विभिन्न राज्यों से मैं, चाहे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, यूपी है, हिमाचल प्रदेश है, सब जगह से मैं सम्मानित और पुरस्कृत हो चुकी हूँ अब तक। तो मैम आप इतनी जगह सम्मानित हो चुकी हो, आपने इतना नाम कमाया, आप अपने आप को किस तरह का महसूस करते हैं? बड़ा अच्छा लगता है कि जिस भी काम को आप करते हो अगर उसमें आप सफल हो जाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी मैं मानती हूँ कि साहित्य कोई, मानती हूँ मैं कि वो एकदम से क्रांति नहीं लाता। हम ये नहीं कहते भाई साहित्य हम पढ़ रहे हैं तो उसका आज ही क्रांति आएगी। साहित्य मैं अपने लिए ये सोचती हूँ कि आत्मोन्नति का साधन है। अपनी मेरी आत्मोन्नति हो रही है, एक प्रभामंडल बन रहा है। मैं अगर समझदार हो रही हूँ, मैं अपने गलत और सही की पहचान कर पा रही हूँ, झूठ और पाखंड को समझ करके और एक सही रास्ते पर जा रही हूँ, मेरी सोच सही है, गलत और सही का निर्णय ले सकती हूँ, तो मेरे साथ रहने वाले भी प्रभावित होते हैं, प्रभामंडल बन जाता है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली एक साहित्य संवेदना जगाए रखता है। सबसे बड़ी बात यह है, एक संवेदना ही नहीं है किसी में तो वो क्या करेगा, क्या समाज सेवा करेगा, क्या आगे कुछ करेगा। तो साहित्य संवेदनशील बनाए रखता है व्यक्ति को, और एक संवेदनशील व्यक्ति ही कुछ कर पाता है दुनिया में, ये सच्चाई है।
जिसके अंदर संवेदना नहीं है, ना तो वो प्रकृति से प्यार करेगा, ना पशु पक्षियों से प्यार करेगा, ना ही किसी के लिए कुछ कर पाएगा, ना मानव का दर्द और पीड़ा को अब जैसे मजदूर हैं, फिलहाल मजदूरों की पीड़ा थी, अगर हम अपने साहित्य में वो सब नहीं लिखते हैं तो हमें इसका मतलब हम महसूस नहीं करते हैं उस पीड़ा को। तो इसलिए साहित्य मेरे लिए आत्मोन्नति का साधन है। मैंने बहुत कुछ पाया साहित्य से। और हरियाणा सरकार ने, क्योंकि एक उत्कृष्ट लेखन के बदौलत ही मैं शायद सिरसा की पहली महिला हूँ जिसे हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ महिला रचनाकार का सम्मान मिला है। और ये सम्मान मुझे मिला था वहाँ पर। और एक मैंने बहुत बड़ा काम किया था हरियाणा में, मैंने ये किताब लिखी थी, हरियाणा की महिला रचनाकार विविधायाम। तो इस पुस्तक में मैंने 72 महिलाओं को लिया। ये नहीं मैं सिर्फ अपनी उन्नति कर रही हूँ, उन महिलाओं को पहली ऐसी किताब है हरियाणा में, किसी ने आज तक नहीं लिखा, किसी ने सोचा भी नहीं कि महिलाएं इतना काम कर रही हैं, तो उनके काम को किस तरह से आगे लाऊं मैं जब साहित्य में आई, मैंने कहा महिलाएं इतना कुछ लिख रही हैं, उनका कहीं जिक्र तक नहीं है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है। तो तब मैंने सोचा कि इतनी महिलाएं लिख रही हैं, मैं इनके लिए कुछ करूंगी। तो मैंने उनके सारा इस पुस्तक में सारा उनका व्यक्तित्व से लेकर के उनके कृतित्व जो उन्होंने लिखा उसका न केवल वर्णन है बल्कि उन पर समीक्षात्मक एक पूरा अध्ययन है उसका। तो ये किताब मेरी हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा सरकार ने छपवाई है ये किताब, बल्कि मुझे रॉयल्टी दी इसकी छपवाने के लिए भी, मतलब मेरे जो श्रम का उन्होंने मूल्य भी दिया मुझे, और मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। और मैं निरंतर मुझे प्रोत्साहन मिला है और मैं आगे बढ़ती रही हूँ। मेरी एक पुस्तक को भी हरियाणा साहित्य अकादमी से भी पुरस्कार मिला है। और अन्य मध्य प्रदेश बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनसे मैं, प्रमुख संस्थाएं जिनसे सम्मानित हो चुकी हूँ, चाहे वो बाल साहित्य है, चाहे वो कविता के क्षेत्र में हो। मेरी बहुत सारी कृतियों को भी पुरस्कार मिला है बाहर दूसरे प्रदेशों से भी। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपको आपकी उपलब्धि को कोई मान देता है और उससे प्रोत्साहित तो होते हैं हम आगे काम करने के लिए। हमें ये भी पता लगता है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, हम सही काम कर रहे हैं, तो और भी उत्साह बढ़ता है, हम आगे बढ़ने की और भी प्रेरणा मिलती है, तो और अच्छा काम करते हैं। जैसे कि मैडम जो लॉकडाउन है लंबे समय से चल रहा है जी, भविष्य में सारी सुविधाएं होने के बाद पहली बार लोग अपने घरों के अंदर हैं, तो अब लॉकडाउन के चलते आपने अब कोई साहित्य रचा हो? हाँ, लॉकडाउन ने तो एक ऐसा अवसर उपलब्ध कराया है, साहित्यकारों को विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि लॉकडाउन तो एक इतिहास लिखने वाले हम ही लोग हैं, हम ही लिखेंगे। ये ऐतिहासिक हमारा जो लेखन होगा, अब कभी हमारे बच्चे बड़े पूछेंगे हमसे कि ये क्या था, वो हमारा लिखा हुआ पढ़कर ही वो जान पाएंगे कि भाई लॉकडाउन कभी हुआ था और इस तरह की हालात पैदा हुए थे। तो लॉकडाउन ने तो बहुत बढ़िया एक साहित्यकारों के लिए, विशेष रूप से जो लेखन करते हैं उनको, लॉकडाउन के, मैं ये नहीं कहती कि सारा कि पीड़ा ही है या दुख तकलीफ है लोगों के, उसी को हमने उजागर किया है, बट लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। मैंने एक फेसबुक पे एक पूरी श्रृंखला चलाई है अभी कि मैं जीना सीख रही हूँ इस नाम से, और वो सारी कोरोना काल में मैं जीना सीख रही हूँ उस करके पूरी मेरी एक श्रृंखला, एक पूरी किताब तैयार है मेरी लॉकडाउन में। अभी लॉकडाउन में मैंने एक बच्चों की किताब मेरी अभी लिखी है, मैंने पूरी करी है, वो प्रकाशित करने के लिए चली भी गई है जी। इसी तरह से लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी कहानियां मैंने सहेज ली हैं। अभी लिखने में तो समय मिलेगा, लेकिन मैं नोट्स ले लिए हैं और मैं बहुत सारी जल्दी ही एक कहानी की पुस्तक इस पर लिखूंगी। और लॉकडाउन में एक बाल उपन्यास लिखने का मेरा प्रयास है, वो भी जल्दी में प्रकाशित होने वाला है वो भी। तो इतना कुछ कर रहे हैं हम लोग। लॉकडाउन ने तो हमें वो दृश्य दिखा दिया जो हम भूले बैठे थे पहले, हमें परिवार के साथ मिला दिया। मैं बताती हूँ, मेरा बेटा हैदराबाद से कभी यहाँ आ नहीं पाता था मेरे पास, 2-3 दिन के लिए आता था। अब वो यहाँ हैदराबाद से यहाँ चेन्नई अभी पोस्टिंग था, चेन्नई से यहाँ आया है, अब मेरे पास रह रहा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। कभी बेटे को घर का खाना उसको मिल रहा है, उसको खुद को बहुत अच्छा लग रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है वो। तो अब बड़ा बेटा भी मेरे साथ है, बहू मेरे साथ है, पोतियाँ मेरे साथ है, घर में रौनक है, सारा दिन पता ही नहीं लगता, खाते पीते सारा दिन काम करते हुए निकल जाता है। तो इतना अच्छा एक माहौल है। ये सब मैं लॉकडाउन का ये सब मैं लिखना चाहती हूँ, ये सब मेरा साहित्य में आएगा,
चाहे मैं उपन्यास में, चाहे कहानी में, चाहे कविता में भी मैं लिख रही हूँ, लगातार लिख भी रही हूँ, और लेकिन सहेज भी रखा है मैंने। बहुत सारी स्मृतियाँ, अच्छी स्मृतियाँ मैंने सहेजी हैं। आप सबने देखा होगा लॉकडाउन का ही साइड इफेक्ट हम कहेंगे कि प्रकृति इतनी निखर गई है, कितना पॉल्यूशन कम हो गया है। अब जीव जंतु बाहर निकल के आ रहे हैं, आदमी बंद है अंदर तो जीव जंतु बाहर निकल के आ रहे हैं, है ना, उनको खुले में विचरण कर रहे हैं। इतना अच्छा माहौल होता है। तो हमें एक सबक भी मिला है एक तरह से लॉकडाउन में, कि हम क्या कर रहे थे, रुक कर एक कहते ना दौड़ में, एक अंधी दौड़ में हम लोग आर्थिक दौड़ में भाग रहे थे, अंधाधुंध भागे जा रहे थे। लेकिन इस कोरोना काल में हमें एक रुक कर सोचने का मौका दिया है हमें, कि भी हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं। आपको सच बताती हूँ कि घर में रह करके अब लग रहा है अलमारी भरी भरी है कपड़ों की, नहीं पहन सके हैं, नई साड़ियाँ पहन के कहाँ जाएं, नई सूट पहन के नए कहाँ जाएं। आज तो मैं इंटरव्यू में आ गए तो मैंने सूट पहन लिया एक नया, अदरवाइज देखिए बड़ा मुश्किल है। मतलब मैंने ये सोचा है कि भाई, मतलब एक ये सोच बनी मेरी कि कितनी कम हमारी ज़रूरतें हैं, कितनी कम ज़रूरतों में हमारा काम गुजारा आराम से होता है। क्या जरूरी है मुझे 7 जोड़ी में चप्पलें खरीदूँ, क्या ज़रूरत क्या है। तो हमें एक मतलब सोचने का मौका दिया रुक करके, कि तो भागती हुई दौड़ में एक हमें रुक करके सोचने का मौका दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी ज़रूरतें तो बहुत कम है, आराम से हम पूरी कर सकते हैं, फिर हम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं, हम असली खुशी क्यों नहीं खोज पा रहे हैं। तो बड़ा कुछ मतलब लॉकडाउन में मुझे मिला है। मैं नियमित रूप से वुमेन डेडिकेशन पत्रिका है उसके लिए भी आर्टिकल भी लिखती हूँ। तो मैं लगातार निरंतर काम कर रही हूँ, और इसमें लिखूंगी। लॉकडाउन में बहुत कुछ लिखना है मुझे। जैसे कि मैडम आप लिखते हो तो आपके मन में आगे से आइडिया कैसे आता है कि इसके साथ ये लाइन जुड़ेगी, आगे इसके ऊपर क्या करना है, ये किस तरह से विचार आता है? नहीं, ऐसा नहीं है बेटे। क्या होता है कि मैंने अभी बताया ना कि संवेदना होनी बहुत जरूरी है। अब लिखने को तो हर आदमी दुखी भी होता है, सुखी भी होता है, पर हर आदमी लेखक नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वो अपनी भावनाओं को लिख नहीं पाता है ना। और कई बार तो भावनाएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप उससे लिखवा लेती हैं। आप लिखो नहीं लिखो ये वो नहीं है, आप इतनी ज़्यादा होती है भावना का अतिरेक कि आप खुद लिखने को मजबूर हो जाते हो। तो कविता तो हमेशा ऐसे ही लिखती हूँ मैं, जब मेरा मतलब मन अंदर से दुखी होता है, या कोई भी किसी की पीड़ा महसूस करती हूँ, या बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती हूँ, या बहुत ज़्यादा प्रेम पूर्वक बातें हैं, याद हैं, हमारी स्मृतियां हैं, वो लौटती हैं। कभी हमारे विगत जीवन को लेकर के भी मैं लेखन करती हूँ। और ये तो अलग अलग विधा का अलग अलग होता है। जैसे कविता लिखनी है आपको, कविता तो आमतौर पे हम सोच समझ कर नहीं लिख पाते हैं। कोई वैचारिक कविता है ना, कोई वैचारिक कविता भी कभी कभी लिखनी पड़ जाती है, तो उसमें तो हमें सोच के लिखना पड़ता है ना। बट ज़्यादातर कविताएं जो हैं वो अपने आप प्रस्फुटित होती हैं, मतलब अंदर से निकलती हैं, जैसे कहते हैं ना। तो भावा अपने आप कागज़ पे, अगर हमारे उस समय मेरे पास कागज़ होता है तो वो पूरी कविता उतर जाती है, लेकिन अगर कुछ और करने लग जाते हैं इस बीच, वो बीच में से गायब हो जाती है। ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत सी कविताएं लिखने से, कागज़ पर उतरने से रह गई। और लेकिन कहानी के लिए आपको क्या है कि एक केंद्रीय भाव चाहिए। केंद्रीय भाव मेरे पास है, उसके आसपास की घटनाएं फिर मैं जोड़ती हूँ खुद के भी, कौन सी घटनाएं मेरे मन में पकती रहती है वो कहानी। एक और मेरे घटना जुड़ गई है कहानी में, मैं इस तरह से दे सकती हूँ, इस तरह से देती हूँ, फिर मैं कहानी लिखती हूँ। एक कहानी को आमतौर पर हफ्ता भर लग जाता है लिखने में, जब भी लिखती हूँ मैं। तो उसको ये जल्दबाजी में कभी नहीं करती मैं। मेरा मतलब मैं सोचती हूँ कि थोक में लिखने की बजाय आप रुक कर रोको। आपको अंदर से जब संतुष्टि हो जाए, पूरी सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ ये मेरी रचना परफेक्ट है, तभी आप लिखो। मतलब मेरा ऐसा प्रयास रहता है मैं श्रेष्ठ अपना दूँ, हमेशा ही श्रेष्ठ दूँ। और कभी भी अभी तक भी मुझे तसल्ली नहीं है, संतुष्टि नहीं हुई कि मैं अपना श्रेष्ठ और श्रेष्ठ दे पाई हूँ। अभी मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ मेरे अंदर है जो मैं कर सकती हूँ। मुझे पता है मैं राष्ट्रीय स्तर पर एक दिन बहुत कुछ कर अभी भी कर रही हूँ। लघु कथा में मेरा राष्ट्रीय स्तर पर नाम है, बहुत सी समीक्षा की किताबें, पड़ाव एवं पड़ताल एक श्रृंखला है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर है। उसमें मैं लघु कथा में समीक्षक के तौर पर एक एस्टेब्लिश हुई हूँ, और सिरसा के लिए बहुत गर्व की बात है। हमारा सिरसा यहाँ पर लघु कथा में बहुत आगे है, और राष्ट्रीय स्तर पर फलक पर हमारा कार्य वहाँ पर वो है, मतलब उसका उदाहरण दिया जाता है। और नाम एक सिरसा लघु कथा नगर के नाम से हमारा
शहर जाना जाता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ के साहित्यकारों की वजह से, हमारी वजह से, मेरी वजह से वहाँ पर कर रही हूँ। प्रोफेसर रूपदेव ने लघुकथा में बहुत काम किया है। तो ऐसा नहीं है सिरसा को फलक साहित्य की वजह से सिरसा मतलब राष्ट्रीय स्तर पर है। आप तो सिर्फ सिरसा की बात कर रही हैं, हम तो राष्ट्रीय स्तर तक वो हमारी पहचान है। हमारी यहाँ तक नहीं, एक राज्य में नहीं है, हरियाणा राज्य में नहीं है, सिरसा में नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। तो ये सब साहित्य की वजह से। आपने पूछा लिखते कैसे हो, लिखने का कोई शैली तरीका नहीं होता है। ये जब मैंने बताया ना, कविता तो अपने आप उतरती है मन में, वो अपने आप अपनी, और कथानक के हिसाब से मैं क्या लिखने जा रही हूँ, कब कैसी फीलिंग है, विधा अपने आप अपनी वो विधा सिलेक्ट हो जाती है कि मुझे कहानी लिखनी है, या मुझे लघुकथा लिखनी है, या मुझे कविता लिखनी है, या मुझे बाल साहित्य रचना है। मेरे साथ अब जब से मेरी पोतियाँ मेरे साथ हैं, मैं बाल साहित्य बहुत लिख रही हूँ, क्योंकि मैं उनकी रोज़ की जो दिनचर्या है देखती हूँ, कैसे बच्चे सारा दिन मस्त रहते हैं, कितना लड़ते हैं, मिनट में लड़ेंगे, मिनट में फिर दोस्ती कर लेते हैं, मिनट में, है ना, उनको कोट्टी अब्बा कर लेते हैं, 1 मिनट लगाते हैं। तो उनको देख देख के मेरा खुद का बचपन जागता है, और फिर मैं अपनी स्मृतियाँ उनके सबको इकट्ठा करती हूँ कि भाई चलो है। और फिर मैंने बाल साहित्य में 4-5 मैंने किताबें लिखी हैं। धूप का जादू, मेरी कहानी इतनी प्रसिद्ध हुई है, पुरस्कृत हुई है राष्ट्रीय स्तर पर, कि बच्चे की ज़बान पर है धूप का जादू। तो ऐसे बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी लघु कथाएँ हैं जो पाठकों की ज़बान पर हैं। तो ये एक मैं उपलब्धि समझती हूँ, बहुत बड़ी उपलब्धि, इनाम से भी, पुरस्कार से भी ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है जब आपको पाठक ये कहें, मैडम आपकी रचना ने तो कमाल कर दिया, आपकी इस कहानी ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया, मेरी सोचने की दिशा ही बदल दी। तो कितनी बड़ी बात है, फिर हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से चल रही है, बढ़ रही है यात्रा। अभी उपन्यास पर नहीं आई हूँ, मेरा अभी है बाल उपन्यास से शुरू करूँगी पहले, अभी बाल उपन्यास में लिखना चाह रही हूँ, तो बाल उपन्यास लिखूँगी, बाकी भी होएगा, लेखन सब चलता रहेगा, कोई ऐसा नहीं है। मतलब अभी मेरे मन में बहुत कुछ है, मैं सोचती हूँ अभी बहुत श्रेष्ठ, अभी मैं राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार लेना चाहती हूँ। अभी हरियाणा स्तर का तो मेरा जो टॉप मोस्ट जो हाईएस्ट पुरस्कार है वो ले चुकी हूँ, अब राष्ट्रीय स्तर के, और अब वहाँ मेरा नाम भी है। और वहाँ पर मैं आजकल ऑनलाइन कार्यक्रम है, 1-1 घंटे का लाइव अपना दे रही हूँ, लाइव प्रस्तुतियाँ कर रही हूँ। तो इस तरह से यात्रा ये अनवरत जारी रहेगी, रुकने वाली नहीं है, थमने वाली नहीं है। मैम, आप हमारे दर्शकों के लिए अपनी मनपसंद की कोई कविता पेश करें। कविता मैं बताऊंगी जहाँ से मैंने शुरुआत करी, मैं सिर्फ वही की एक कविता बताऊंगी। बहुत है, मैं खुद इस समय नहीं बता सकती मैं क्या बोलूँ क्या करूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी विधाओं में लिखती हूँ। मैं गज़ल भी लिखती हूँ, मैं छंद मुक्त कविता भी लिखती हूँ, मैं दोहे भी लिखती हूँ। अब क्या मैं सुनाऊँ ये कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, जिसका मेरी मदर इन लॉ है, कोई कहते हैं ना कि माँ को तो सब याद करते हैं, लेकिन मैं मेरी सास माँ को बहुत मानती हूँ, और माँ से भी बढ़ के मानती हूँ। तो उन पर मैंने सबसे पहले कविता लिखी, तो वो मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि माँ नहीं है पर संभाले हूँ मैं उनका पुराना चश्मा। माँ नहीं है पर संभाले हूँ मैं उनका पुराना चश्मा, जिससे देखती उनकी आँखें, जिससे झांकती उनकी आँखें, रोक देती है मुझे अगली गलती दोहराने से पहले। माँ नहीं है पर संभाले हूँ मैं उनका पुराना चश्मा, जिससे झांकती उनकी आँखें, रोक देती हैं मुझे अगली गलती दोहराने से पहले। और इतना ही दो लाइनें बोली हैं, और मैं एक दोहे बोलना चाहूँगी। तो जैसे है, एक विनम्रता के ऊपर है, इंसान को विनम्र होना चाहिए। कितनी भी उपलब्धि हो, जब तक कोई विनम्र नहीं है उसके व्यक्तित्व में मतलब गर्व की भावना नहीं आनी चाहिए। तो मैं इस तरह के दोहे भी लिखती हूँ। तो जैसे मैंने लिखा, झूला झूला आंधी थकी, झूला झूला आंधी थकी, पेड़ खड़ा मुस्काए, झूला झूला आंधी थकी, पेड़ खड़ा मुस्काए, बिगड़े उसका क्या भला, बिगड़े उसका क्या भला, जो थोड़ा झुक जाए। इस तरीके के मैं बहुत दोहे लिखती हूँ। एक मैंने बरसात पे लिखा, मेरा मनपसंद दोहा है कि रिमझिम बूंदे महकी, बरसात का मौसम है, लिखना रिमझिम बूंदे महकी, लगती माँ का प्यार ना, ऐसे लगती है। और फिर बारिश मूसलधार तो
मूसलाधार बारिश होती है ना जब, जी। कैसे मतलब एक लेखक कैसे कैसे उपमाएं देता है, ये मैं बता रही हूँ आपको कि बारिश मूसलाधार तो लगे पिता की मार, है ना। क्या है कि रिमझिम बूंदे मिले की लगती माँ का प्यार, और बारिश मूसलाधार तो लगे पिता की मार। इसी तरीके से है, अपने अपने सरोकार हैं सबके। जैसे बारिश होती है तो बारिश में एक बच्ची क्या महसूस करती है और बूढ़ी माँ क्या करती है, उसके अपने सरोकार है। इसी तरह से है जैसे कि पहली बारिश झड़ रही, पहली बारिश झड़ रही, धो डाली सब धूल। पहली बारिश धूल सब हो जाती है, पहली बारिश झड़ रही, धो डाली सब धूल, और बूढ़ी माँ चूल्हा ढके, बूढ़ी माँ चूल्हा ढके और बिटिया झूले झूल, बूढ़ी माँ चूल्हा ढके बिटिया झूले झूल। इसी तरीके से एक और मैं बोलना चाहूँगी कि एक जिस तरह से है कि पत्ते चरमर पतझड़ में जब पत्ते जब नीचे गिर जाते हैं तो किस तरह का एहसास एक होता है कि पत्ते चरमर कर रहे, ये कैसा संगीत, पत्ते चरमर कर रहे ये कैसा संगीत, और हंस हंस पेड़ निभा रहे कुदरत की ये रीत, हंस हंस पेड़ निभा रहे कुदरत की ये रीत। तो और मॉडल तो आज से मेरे साथ डॉक्टर शील कौशिक, और इन्होंने बताया कि साहित्य में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलती हूँ अगले चेहरे से रूबरू आपको करवाऊंगी। तो देखते रहिए इसी तरह पल पल न्यूज़ चैनल। कैमरामैन दीपक सोनी के साथ मैं निशा खन्ना, पल पल। धन्यवाद।